जय भीम, मैं चेतना। जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे ग्राम सेवक, नियमित सेवा में शामिल करने की मांग। नागपुर और उसके आसपास फैले कचरे के विरोध में उठाई आवाज, प्रशासन के विरोध में लगाए नारे। और सार्वजनिक बांधकाम विभाग कर्मचारी संगठन ने उठाई आवाज, विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के हजारों ग्राम सेवक राज्य सरकार के विरोध में सड़क पर उतरे। 3 साल का सेवा काल होने के बाद नियमित सेवा में शामिल करने, प्रवास भत्ता बढ़ाने तथा अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को राज्य भर में आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र राज्य ग्राम सेवक यूनियन के बैनर तले संगठन के विभागीय सह सचिव विलास खोब्रागड़े के नेतृत्व में धरना आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में विदर्भ के विभिन्न जिलों से आए ग्राम सेवकों ने भाग लिया। ग्राम सेवक संगठन की ओर से विगत कुछ वर्षों से विविध मांगों को लेकर चर्चा की गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया गया, प्रत्यक्ष में मांगे पूरे नहीं की गई। ठेका ग्राम सेवकों का 3 वर्षों का सेवा काल नियमित सेवा में शामिल करने, प्रवास भत्ता 3000 रूपए देने, नरेगा के काम करने के लिए पृथक एजेंसी स्थापित करने और 2011 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर ग्राम सेवकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन किया गया। ये आंदोलन हम पिछले 2 साल से सरकार से अपील करते आ रहे हैं, हमारी विविध मांगनियां लेके, मगर सरकार से कोई हमको रिस्पांस नहीं मिल रहा। इसलिए हमने 7 नवंबर से यहाँ पर ये धरने आंदोलन का कार्यक्रम शुरू किया है। अब ब्लॉक लेवल पे 7 नवंबर पर किए हैं, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 11 नवंबर को, और आज विभागीय आयुक्त स्तर पे हम 15 नवंबर को कर रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारी जो लोगों की मांगनियां हैं, जो डिमांड है, वो पूरी हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो यह है कि जो हमारे बांधव लोग हैं, वो जब लगे सर्विस में तो वो कंट्रैक्ट करके लगे थे, तो वो कंट्रैक्टी पीरियड जो 3 साल का है वो सेवा काल धरना चाहिए। ये हमारी पहली मांगनी है। यदि सरकार हमारी मांगनियां पूरी नहीं करते तो हम 17 नवंबर से ग्राम पंचायत की पूरी चाबियां हम हमारे हायर अथॉरिटी को देने वाले हैं, और इसके बाद में पूरे महाराष्ट्र का ग्राम पंचायत का काम बंद आंदोलन जारी रहेगा। इन मांगों को लेकर राज्य के 22,000 ग्राम सेवक आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान बताया गया कि आगामी शीत सत्र में विधानमंडल पर मोर्चा ले जाया जाएगा। धरना आंदोलन के बाद एक शिष्टमंडल ने विभागीय आयुक्त को मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। शहर और उसके आसपास फैले हुए कचरे के विरोध में संघर्ष जीने का इस संगठन द्वारा कचरा घर विरोधी जन आंदोलन चलाया गया। अवंतिका लेकुरवाड़े इनकी अध्यक्षता में ये मोर्चा आगे बढ़ा, जिसमें बड़ी तादाद में महिला और पुरुष कचरे के विरोध में नारे लगा रहे थे। जहां एक और शहर में मेट्रो का काम शुरू किया जा रहा है, नागपुर को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में लाने की कोशिश की जा रही है, वही शहर से लगे कई स्थानों पर कचरों का अंबार लगा हुआ है। बिड़गांव में तो इतना कचरा एकत्रित हुआ है जिससे लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं, और इसी के विरोध में संघर्ष जीने का कचरा घर विरोधी जन आंदोलन चलाया गया और सड़कों पर उतरकर प्रशासन के विरोध में नारे लगाए गए। अवंतिका लेकुरवाड़े इनकी अध्यक्षता में मोर्चा निकाला गया, जिसमें युवा, महिलाएं, पुरुष बड़ी तादाद में मौजूद थे। सर, भांडेवाड़ी बिड़गांव स्थित कंपोस्ट डिपो के नाम पर कचरा घर बनाया गया है। यह अवैध है, इल्लीगल है, और यहाँ पर आजू बाजू में शहर और गरीब और ग्रामीण बस्तियां हैं, जिससे 20 से 25 हजार लोग पीड़ित है, त्रस्त है। रोगराई, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इसका प्रादुर्भाव है। लोगों के जीवन के साथ खेलने वाली ये बात है। उनको जीवन जीने का अधिकार नहीं, शुद्ध हवा नहीं, शुद्ध पानी नहीं, आरोग्यदायी वातावरण नहीं, किसी भी प्रकार की सुव्यवस्था नहीं, वहाँ पर बस्तियों का विकास नहीं, और पूरे नागपुर का, यानी सब तरफ स्वच्छता का नारा लग रहा है, लेकिन सारे नागपुर का कचरा, गंदगी हमारे बीच में, हमारे ऊपर आके लाके या वहाँ पर लाके डाली जा रही है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कचरा व्यवस्थापन नहीं है, लीचड़ व्यवस्थापन नहीं है, वहाँ पे संरक्षण दीवारें नहीं है। बिड़गांव साइड में कचरा घर और बस्ती गांव, इसको बाइफरगेट करने वाली जो कंपाउंड वॉल होती है वो तक नहीं है,
और इसीलिए बार बार इस बात के बारे में निवेदन देने के बाद में बार बार आयुक्त महोदय, महापौर महोदय, शासन प्रशासन, इनके पदाधिकारी, इन सभी को मिलने के बावजूद भी ये इस पर किसी भी प्रकार की एक्शन नहीं ले रहे। यहाँ तक कि न्यायालय में यह मामला दर्ज हो चुका है, उन्होंने 40 लाख रुपए फाइन करी है, इसके बावजूद भी उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एक सिंपल सा रीज़न है सर कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वह गरीब बस्ती है, ग्रामीण बस्ती है, जो आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि इसके पूर्व नागपुर के 4 तरफ कचरा घर थे। अंबाझरी की तरफ कचरा गिरता था, पिवड़ी नदी की तरफ कचरा गिरता था, इवन दक्षिण नागपुर की तरफ कचरा घर था, लेकिन वहाँ के लोग सुशिक्षित थे, अपनी आवाज़ उठाने वाले थे, और इसलिए शासन प्रशासन उनके सामने झुक गई और उन्होंने ये सारा कचरा हमारे तरफ लाके डाल दिया, क्योंकि वहाँ गरीब लोग रहते हैं। सार्वजनिक बांधकाम विभाग कर्मचारी संगठन कृति समिति की ओर से शासकीय महाविद्यालय, रुग्णालय, विश्राम गृह जैसे सभी शासकीय इमारतों की देखभाल, दुरुस्तीकरण का काम ठेकेदारों को न देते हुए सार्वजनिक बांधकाम कर्मचारियों को दिए जाए, ऐसी मांगों को लेकर नागपुर के संविधान चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन सत्र 2016 दिसंबर से शुरू हो रहा है। अधिवेशन की पूर्व तैयारियों के लिए हर वर्ष हंगामी कामगार के रूप में स्वागतकर्ता, चौकीदार, लिफ्टमैन, वायरमैन, सफाई कर्मचारी, इनकी नियुक्ति की जाती है। ये नियुक्ति कार्यकारी अभियंता द्वारा की जाती है। इस वर्ष होने जा रहे शीतकालीन अधिवेशन के लिए संगठन द्वारा कामगारों की सूची भेजी गई थी। इन सभी कामगारों का इंटरव्यू 9 और 10 नवंबर को कार्यकारी अभियंता ने रखा, लेकिन कामगारों का इंटरव्यू उस दिन नहीं लिया गया, जिस कारण सभी कामगारों को वापस लौटना पड़ा। बेवजह कामगारों को दिन भर धूप में खड़ा होकर कई तकलीफें झेलनी पड़ी। इस घटना की जानकारी कृति समिति ने ली और कामगारों को न्याय मिले, इस उद्देश्य से नागपुर के संविधान चौक पर आंदोलन किया गया। पिछले 25-30 साल से हम यूनियंस के तरफ से हम कामगार लगाते हैं। 85 में 4 से 5 हज़ार लेबर काम करते थे, जब उनकी रोजी की 5 रुपये रोजी थी। आज का किमान वेतन से उनको रोजी मिलते हैं। सार्वजनिक बांधकाम विभाग में ज्येष्ठता यादी तैयार किए हैं और उनको हमारे कामगारों को 20-25 साल का अनुभव है। रवि भवन, नाग भवन, देवगिरी, रामगिरी, विधान भवन, हैदराबाद हाउस, रवि भवन, यहाँ पर वो लोग काम करते हैं और ईमानदारी से सेवा देते हैं। गए साल में उन्होंने ज्येष्ठता यादी करने के बाद में उन्होंने हमारे कामगारों को फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा। और फिटनेस सर्टिफिकेट किसके लिए मंगाते हैं आपको जानी है। मैं हॉस्पिटल में हम गए, सिविल सर्जन साहब से बात किए तो बोले फिटनेस सर्टिफिकेट हमको लेटर नहीं, हम फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देते। गए साल में 3 महीने से हमारे कामगार ये डॉक्टर के तरफ वो डॉक्टर के तरफ घूमते रहे। फिटनेस सर्टिफिकेट देने के बाद में उन्होंने आधार कार्ड दिया, मतदान का फोटो दिया, इलेक्ट्रिक बिल दिया, राशन कार्ड दिया, ID प्रूफ दिए। ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग की तरफ से हमारे कामगारों को आई कार्ड मिलता है। जब उनको कहीं रवि भवन, नाग भवन, विधान भवन में अंदर जाने का परमिशन मिलता है, जब हमारे कामगार वहाँ पर कामगार को लगते हैं। अब हमारे इतने सालों से जो लेबर सेक्शन में काम करते हैं उनको पूरा अनुभव है। वहाँ का जो कनिष्ठ अभियंता है, एजुकेट इंजीनियर है, डिप्टी इंजीनियर है, उनको पूरा अनुभव है। एक बार वो हमारे कामगारों को काम बता देते तो हमारे लेबर बराबर ईमानदारी से 5 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। ये नागपुर नगरी में जब अधिवेशन आता है, जब हमारे कामगार सवेरे 6 बजे घर छोड़ते हैं और 6 बजे से रात को 7 बजे तक घर में जाते हैं, क्योंकि इतना लंबा कामटी से नारा नारी उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण से लोग यहाँ काम को आते हैं। यहाँ पर जो समाज है वो दलित, आदिवासी, बहुजन समाज के ही कामगार यहाँ पर काम पर आते हैं। कोई मनवादी ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर आते नहीं। ब्राह्मण लोगों की औरतें यहाँ बाहर निकलती नहीं है। हमारे कामगार अगर काम पर नहीं लगेंगे तो इनकी सेवा कौन करेंगे? इनका हिवाड़ी अधिवेशन कैसा चलेगा? तो आपकी अभी सरकार से क्या प्रमुख मांगे क्या है? हमारी सरकार से यही प्रमुख मांगनी है कि उपराजधानी में हमारे मंत्री महोदय आदरणीय माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ये उपराजधानी में रहते हैं, धर्मपेट में लगे हुए उनका एरिया है। उनको मालूम है कि इसके पहले अगर हमारे ऊपर अन्याय होता था, जब महाराष्ट्र कांग्रेस की सरकार थी, जब हमारे ऊपर अन्याय होता था, हम देवेंद्र फडणवीस विपक्ष नेता थे तो हम उनके पास में जाते थे। जब वो हमारा कहना सुनते थे और फ़ोन लगाते कि इन कामगारों को काम पर ले। अब हमारी इतनी मुसीबत है कि सत्ता उनकी है, सरकार उनकी है। उन्होंने इस साल में ठेकेदार को कंट्राट पद्धति क्यों दिया है? सार्वजनिक बांधकाम विभाग कर्मचारी संगठन कृति समिति की ओर से ये आंदोलन किया गया। शासकीय इमारतों की दुरुस्ती जैसे कई काम ठेकेदारों को न दिए जाए। अधिवेशन के स्वागत, लिफ्टमैन, चौकीदार जैसे सभी कामों में कामगारों को सहभागी किए जाए।
ऐसे कई मांगों को लेकर ये आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिला शामिल थी जो अपने हक के लिए लड़ रही थी। गुजरात राज्य के पोरबंदर में कालाथात ग्रेट अशोक बुद्ध विहार का 5वां वर्धापन वार्षिक महोत्सव संपन्न हुआ। 5 साल पहले बौद्ध और दलित वर्ग ने इसकी नींव रखी थी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भंते आनंद महाथेरो ने की। साथ ही दलित वर्ग का चेहरा बनकर उभरे जिग्नेश मेवानी ने अपनी खास मौजूदगी दर्शाई। बौद्ध समाज द्वारा धम्म के प्रचार प्रसार के लिए बुद्ध के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए विहारों का निर्माण किया गया। पोरबंदर के कालथात में 5वां वार्षिक महोत्सव मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता भंते आनंद ने की। इस दौरान दलित समाज का उभरता हुआ चेहरा और एक नेता के रूप में उभरे जिग्नेश मेवानी की उपस्थिति खास रही। बौद्ध धम्म, दलित अत्याचार और 500 और 1000 की नोटों का रातों रात बदल जाना, इन मुद्दों पर अपनी बात जिग्नेश ने रखी। हमारे प्रतिनिधि दिनेश राठौर ने जिग्नेश मेवानी से बात की। आज हमारे जिग्नेश मेवानी हमारे साथ है। जिग्नेश भाई, आप द ग्रेट अशोका बौद्ध विहार के पोरबंदर में जो 5वीं वर्षगांठ है उसके कार्यक्रम में आए हैं, तो कैसे लग रहा है आपको? बुद्ध ने कहा था कि स्वयं बुद्ध बनिए, तो मैं तो उम्मीद करता हूँ सबसे पहले कि जितनी ज़मीन में ये बुद्ध विहार की स्थापना हुई है, सारे दलित जिनके पास ज़मीन नहीं अपने सर को ढंकने के लिए, अपना मकान बनाने के लिए, तो बुद्ध विहार जितनी ज़मीन उनको मिले। और जिस तरह से कुछ बुद्ध विहार को भी यहाँ पर तोड़े गए, तो किसी ज़माने में बुद्धिस्ट कल्चर को ख़त्म करने के लिए बुद्ध विहारों को और बुद्ध की संस्कृति को ख़त्म किया गया था। बिल्कुल उसी तरह से मनुवादी संस्कृति से लेस, मनुवादी संस्कृति से प्रेरित गुजरात की भाजपा सरकार ने भी मंदिर अकबंद रखे, कई जगह पर बुद्ध विहार तोड़े, ऐसा भी मैसेज मुझे आज मिला, तो उसका विरोध भी करते हैं। और साथ साथ ये उम्मीद करते हैं कि बुद्धिज़्म में बुद्ध धम्म अंगीकार करने वाले, स्वीकार करने वाले जो भी लोग हैं, वो न केवल हिंदू संस्कृति को छोड़े, लेकिन साथ साथ अपनी पेटा जाति जो है सबकास्ट, उसको भी छोड़े। दलितों की सारी सबकास्ट के बीच में भी इंटरकास्ट मैरिजेस हो, और इस तरह से मनुवादी संस्कृति को सांस्कृतिक तौर के ऊपर उसको टारगेट कर सके, उसके ऊपर प्रहार कर सके। और उम्मीद करता हूँ कि रोटी कपड़े और मकान के सवाल भी दलित समुदाय के साथ ही उठाए। हम लोगों ने जो ज़मीन का आंदोलन यहाँ पर छेड़ा, उसमें भी लोग छेड़े, तो ये सारी बातें रखने के लिए आज मैं यहाँ पर मौजूद था। आपने अभी 2-3 दिन पहले कमेंट किया था फेसबुक के कि अभी तक इस देश की 40 नोटों अभी बाहर नहीं निकली है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस देश की सबसे बड़ी फटी नोट तो प्रधानमंत्री के तौर पे हमारे सर पे ऊपर मंडरा रही है। और जिस तरह से मुझे लग रहा है कि ये जो करेंसी में से 500 और 1000 की नोटों को विड्रॉ किया है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो गरीब आदमी, जो सामान्य नागरिक है, जो आम आदमी, आम औरत है, और मिडिल क्लास के लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग, वर्किंग क्लास के लोग, वो बहुत ही आहत हो गए। और जहाँ जहाँ पर बड़ी बड़ी लंबी लाइनें जहाँ पर लगती है बैंकों पे, वहाँ पे कुछ लोगों से बात करी तो बहुत ही वो चिढ़ चुके हैं और बहुत ही परेशान है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब और यूपी के चुनाव में भाजपा को छोड़कर बाकी पॉलिटिकल पार्टी उनके पास, उनकी जेब में सर्कुलेट करने के लिए पैसा ना रहे, ऐसी भी एक साजिश के तहत ये पूरा कारस्तान मोदी जी ने किया है। क्या तो ऐसा है कि अभी 2017 में जो यूपी चुनाव आता है, तो इसके लिए ये नोट का सब ट्रांसलेशन, मैं तो मानता हूँ 120% उसी की वजह से ये किया है कि पैसे का फ्लो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों के पास ना रहे, ये एजेंडा है ये करेंसी की नोट को विड्रॉ करने का। शायद क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं कि मतलब कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, तो उसमें जो भी नेता मोदी जी ने ऐसा किया है कि उनके जो चहीते इंडस्ट्रियल ग्रुप से अदानी है, अंबानी है, एसआर है और दूसरे बड़े बड़े जो मनी माफिया है, उन सारे लोगों को एडवांस में बोल दिया कि आप अपनी करेंसी का एक्सचेंज करवा लो, ठीक है, 500 के छुट्टे करवा लो, और बाकी के सारे पूरे देश को मरने के लिए छोड़ दिया है। और आप अभी आपका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था 15 अगस्त को लेकर, 15 नवंबर को लेकर, कि आप यहाँ पे लॉ कॉलेज है गुजरात यूनिवर्सिटी में, तो उसका नाम आप डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर लॉ कॉलेज का रखने वाले हैं। मुझे सूत्रों के हवाले से खबर मिली है गुजरात यूनिवर्सिटी में एक लॉ भवन बन रहा है, तो उसका नाम वो कुछ मनुवादी, शायद सावरकर या किसी का नाम जोड़ना चाहते हैं, तो वो तो किसी कीमत पे नहीं चलेगा।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रथम कानून मंत्री थे, संविधान के निर्माता है। हमें मनुस्मृति के आधार पर नहीं, संविधान के आधार पर देश को चलाना है। तो स्वाभाविक तौर पे बाबा साहब अम्बेडकर का नाम वहाँ पर होना चाहिए। यदि वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं आया और किसी भी मनुवादी का नाम चिपक गया तो किसी कीमत को हम भाजपा की सरकार को छोड़ेंगे नहीं। मैं खुद जाकर वहाँ ऑयल पेंट से डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर लो भवन लिख दूंगा। और अभी आपने बोला था पहले कि हम रेल रोको आंदोलन करेंगे, ठीक है, तो उसका कोई सरकार के द्वारा कोई ऐसा आंसर नहीं आया कि हम दलित समाज जो संतोषकारक उसका रास्ता चले? गुजरात के न केवल दलित समुदाय लेकिन पूरे गुजरात के नागरिक समुदाय के व्यापक हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में, और गुजरात में जिस तरह से सरहद की परिस्थिति खराब हुई और उसके चलते गुजरात में जिस तरह से हाई अलर्ट था, इन सारे पहलुओं को नज़र में रख के हमने सामने से गुजरात की सरकार को अप्रोच किया था। गुजरात के होम मिनिस्टर प्रदीप सिंह जाडेजा से मेरी बात हुई थी। उन्होंने ये खातरी दी थी, ये गारंटी दी थी कि आपकी जो डिमांड्स है, डिमांड्स को लेकर आपके साथ बैठेंगे, संवाद करेंगे और उसमें से जो हम लोग मान सकते हैं उसका स्वीकार करेंगे। तो इस प्रॉमिस के चलते हम लोगों ने रेल रोको का कॉल वापस लिया था। तो हमने व्यापक जन समुदाय के हित में हमारी खानदानी दिखाई, लेकिन गुजरात की सरकार, भाजपा की सरकार हमारी डिमांड्स को लेकर अब हमारे साथ बात नहीं कर रही है, तो वो हमारे साथ गद्दारी दिखा रही है और इस गद्दारी का आने वाले दिनों में हम जमकर जवाब देंगे। और आगे आपका मतलब कि क्या प्लान है? ये रेल रोको आंदोलन करेंगे या रास्ता रोको आंदोलन करेंगे? रास्ता रोको आंदोलन भी कर सकते हैं, हाईवे भी चक्का जाम कर सकते हैं, अहमदाबाद में 5 ब्रिज है वो भी कर सकते हैं। आंदोलन के दूसरे स्वरूप भी लेकर आ रहे हैं और न केवल गुजरात में, भाजपा को सरकार को यूपी में भी घेरेंगे। मुंबई शहर के कल्याण में बौद्ध एकत्रितकरण व सक्षमीकरण अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान के तहत देश भर के बौद्धों को संगठित करने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान धम्म, नाट्य, संगीत और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया। देश भर में ऐसी कई संगठनाएं हैं जो बौद्ध धर्म और उससे जुड़ी बातों को पूरे देश में प्रवाहित करने का काम लगातार कर रही है, जिसके तहत कई कार्यक्रम लिए जाते हैं। मुंबई के कल्याण में बौद्ध एकत्रीकरण और सक्षमीकरण के तहत कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें संपूर्ण देश के बौद्धों को एकत्रित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। एडवोकेट कैलाश जाधव इनकी अध्यक्षता में देश के विभिन्न राज्यों में 22 सभाएं ली गई, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों का समावेश है। सक्षम अभियान जो भारत में लोगों को सक्षम करने के लिए हमने बनाया है। हम गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, कर्नाटक में और छत्तीसगढ़ में ये काम चालू है। अभी तक हमने बहुत सारे 22 मीटिंग लिए हैं और ये हम काम कर रहे हैं और ये आज का नतीजा आपको दिख रहा है। भारत में वो महाराष्ट्र में, कल्याण नगरी में ऐसा काम हो रहा है। सर, भारत के कौन कौन लोग इसमें इस सम्मेलन में शामिल हैं? गुजरात के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, कर्नाटक के लोग हैं और हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं। हमने 17 संगठनों को पुरस्कार दिया। माननीय 5 लोगों को हमने सामाजिक धम्म और नाट्य क्षेत्र से 6 लोगों को पुरस्कार दिया। उसमें दत्ताजी जाधव सर है, आदरणीय हंडोरे साहब है, अशोक जी हंडोरे साहब है और उसमें हमारे शिवाजी जगताप जो सातारे से आए वो है, GS दादा कामड़े औरंगाबाद से आए हैं और सचिन जी साड़वी सर है। ये हमारे ये लोग हैं उसमें पुरस्कार। इस समाज के जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जो अलग अलग तरीके से जो काम कर रहे हैं, जो टैलेंट हमारा आगे आ रहा है, उन लोगों का सत्कार करने बहुत उचित काम ये संस्था कर रही है और इसलिए इस संस्था को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो लोगों को मालूम नहीं होता है, जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते और समाज को आगे लेके जाते हैं, समाज की प्रतिमा ऊँची करते हैं और कुछ अच्छे संदेश हमारे समाज में देते हैं। केवल हमारे समाज में अखिल भारतीय और अखिल मानव जाति के लिए जो लोग काम करते हैं, जो बुद्ध का और बाबा साहब का संदेश दुनिया के कोने तक पहुंचाते हैं, उन लोगों का सत्कार करना बहुत उचित होता है और यही काम ये संस्था कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इसलिए हम सब लोग उनको दिल से धन्यवाद दें। इस अभियान के तहत धम्म, नाटक, संगीत और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई लोगों को उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया और भविष्य में ऐसे ही काम करे, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया। ये पुरस्कार मुझे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक इन्हीं अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए हमें बौद्ध एकत्रीकरण सक्षमीकरण अभियान की तरफ से ये
सामाजिक क्षेत्र के लिए पुरस्कार दिया है, जो कि हम यूथ के ऊपर काम करते हैं। हमारी संस्था का नाम है यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन, जो कि यूथ लोगों के लिए काम करती है। हम यूथ के लिए कुछ प्रोग्राम्स वगैरह अरेंज करते हैं, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट बैक प्रोग्राम, वैल्यू एजुकेशन सर्विसेज बच्चों के लिए, और करियर गाइडेंस, रिक्रूटमेंट, ये सारी बातें हमारे वर्कआउट करते हैं। बेसिकली हम यूथ को संबोधित करते हैं, और यूथ का हमारा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। जिस प्रकार यूथ हमारे तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनको जॉब की प्लेसमेंट की जो सुविधा है वो उपलब्ध करके देते हैं, ये जो संस्था है ये पे बैक टू सोसाइटी, इस कंसेप्ट पे काम करती है। हम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति कल्याण डोंबिवली शाखा के कार्यकर्ता हैं, और हमें अंधश्रद्धा निर्मूलन कार्य की वजह से ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हम इसे बहुत सम्मान समझते हैं। जैसे कि हम कई उपक्रम करते हैं, जैसे दिवाली में हमने कई विद्यार्थियों तक गए हम लोग, और उनको अनुरोध किया कि पटाखे न बजाते हुए दूसरा कुछ करें, कपड़े खिलौने ले सकते हैं वो। तो ऐसे हमने कई लाख रुपए बचाए, और हम होली चोरी करने का भी हम लोग विनती करते हैं, और उसमें जो होली जलाई जाती है पूरन होली, वो उसमें न जलाए जाते हुए हमें दान दीजिए, हम वो गरीबों में बांटते हैं। ऐसे बहुत सारे उपक्रम करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में जो हम काम कर रहे थे, शील्ड नॉन पॉलिटिकल यूथ ऑर्गेनाइजेशन कल्याण में, जो भारत को बौद्ध बनाना है हमें, इसके लिए हम कल्याण में काम कर रहे हैं। और आज बौद्ध एकीकरण व सक्षमीकरण समिति ने हमें जो द शील्ड नॉन पॉलिटिकल यूथ ऑर्गेनाइजेशन को जो पुरस्कार से सम्मानित किया है, उसके हम शतशः ऋणी। बौद्ध के संस्कार और बौद्ध सक्षमीकरण और बौद्ध एकत्रीकरण के तहत समन्वयक जन जागृति का विकास, इस कार्यक्रम का समापन शास्त्रीय संगीत से हुआ। प्रसिद्ध गायक व संगीतकार दत्ता जाधव ने और उनके सहकारी कलाकारों ने गीतों की प्रस्तुति की। वरिष्ठ पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता अनिल वासनिक द्वारा लिखी गई विदर्भ राज्य एक शोध इस पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन में संपन्न हुआ, जहां अध्यक्ष के तौर पर अर्थशास्त्री और विदर्भवादी नेता श्रीनिवास खांडेवाले सहित कई गणमान्य मौजूद थे। स्वतंत्र विदर्भ और विदर्भ को राज्य के तौर पर मानना ये हमेशा से ही विचार और मंथन का विषय रहा है। विदर्भ का इतिहास, इसका संघर्ष, इस पर वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल वासनिक द्वारा विदर्भ राज्य एक शोध पुस्तक लिखी गई, जिसका विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ,
जहां विदर्भ पर मंथन किया गया। हे म्हणायला लागले कोणी आणलं 1 लाख लोकांना नोकऱ्या देणार अशा बाता केल्या होत्या या लोकांनी, खोका मारल्या होत्या म्हणा। किती लोक लागले आहेत नागपूर बिहारमध्ये, किती लागले आहेत? किती लागलेच नाही, कुठे गेले 1 लाख? त्या कंपन्या कुठे गेल्या? ज्या आल्या होत्या त्या काही पळाले काय? म्हणजे तुम्ही आम्हाला इतके दिवस निवडून आले, मिहान केली, कोणतं काम कोणतं केलं? विदर्भ आणि स्वतःला जागा मिळेल तेव्हा त्या व्यासपीठावर चढून वेगळ्या विदर्भात इथे विदर्भवाद सांगून आम्हाला उल्लू बनवायचं आणि तिकडे दिल्लीच्या सतरंजा उचलायला लाईन लावायची आपल्या पक्षाध्यक्षांच्या दरबारातल्या। या मंडळींपासून जर विदर्भ सावध असेल तर आता या 2019 पर्यंत कुठेतरी आशा आपली पल्लवित होऊ शकते। आणि जर तुम्ही विदर्भाच्या शत्रूंना मदत करायला तयार असाल तर मी तर आजच म्हणेल की तुमच्या आंदोलनातून मी मोकळा होऊन या क्षणी मरून गेलेला बरा, पण तुमच्या सोबत विदर्भाच्या प्रश्नासाठी लढण्याची भाषा वापरणं म्हणजे स्वतः मूर्ख ठरणं आहे। काय किती लोक निवडून आणले तुम्ही अँटी विदर्भमध्ये? काय सर बरोबर आहे का चूक आहे? आता हेच बोलायची वेळ, आकडे वाचायची काही गरज नाही आहे काय? आणि राज्य पाहिजे तर आपली माणसं निवडून आणा आणि आपली प्रामाणिक माणसं निवडून आणा आणि कसंही वेगळा विदर्भ करत नाही। आज विदर्भातले समजा 80% विदर्भवादी आमदार निवडून आले, कोणाची माय व्हॅली आहे वेगळा विदर्भ न देण्यासाठी? द्यावाच लागेल विदर्भ वेगळा। इस दौरान विदर्भवादी नेता श्रीनिवास खांदेवारे, अशोक गोडघाटे, सुधाकर गायधनी, संजय नाथे समेत कई लोग मौजूद थे। याला एक स्पष्ट वैचारिक भूमिका घेण्याची निश्चितपणे गरज असते आणि ही निश्चित भूमिका घेण्यासाठी ज्या माहितीची म्हणा गरज असते ती त्याला असतेच असं नाही। आणि अशा प्रसंगी मग समाजातील जो बुद्धिजीवी माणूस असतो त्या चळवळीकडे या भूमिकेतून जो पाहतो त्याला ही गरज भागवावी लागते। आणि अनिल वासनिकांचं हे जे पुस्तक आहे मला त्या दृष्टीने एक महत्त्वाचं पुस्तक वाटतं, ती गरज भागवणारं पुस्तक वाटतं। चळवळीत आंदोलनात काम करणारा माणूस ज्या मागणीसाठी प्रयत्नशील असतो त्या मागणीवर त्याची केवळ निष्ठा असून भागत नाही, तर ही मागणी कशी न्याय आहे हे त्या मागणीला विरोध करणाऱ्या लोकांना त्याला पटवून द्यावं लागतं, त्याला समजवून द्यावं लागतं। बुधवार को शहर के संविधान चौक से रामटेक के सिंचन योजना में धांधली को लेकर किसानों समेत लोगों ने मोर्चा निकाला। मोर्चे का समापन कलेक्टर ऑफिस कार्यालय में किया गया। इस दौरान प्रभावित हुए लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले ऐसी मांग की गई। ये जो उद्देश्य है हमारा, ये जो सरकार की किसान विरोधी जो नीति है उस नीति के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार एक तरफ ये कहती है कि किसानों को आत्महत्या करने से हमको रोकना है, परंतु कुछ हरकतें ऐसी हो रही हैं कि किसान मजबूर हो रहा है और महाराष्ट्र प्रशासन का किसान की समस्याओं की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। आज ये जो मौजा भोजापुर और मौजा नगरतन के जो किसान यहाँ पर जो आए हुए हैं वो इसलिए आए हुए हैं क्योंकि महाराष्ट्र शासन ने सन 1991-92 में एक उपसा जल सिंचन योजना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, यह लागू की यह चलाया था और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसानों के नाम से कर्जा चढ़ाया गया। किसानों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह का पैसा नहीं मिला और इस लिफ्ट इरिगेशन के प्रोजेक्ट के माध्यम से ये जो मौजा भोजापुर की जो सोसाइटी है अन्नपूर्णा उपसा जल सिंचन मर्यादित संस्था, ये जो संस्था है इस संस्था को योजना पूरी करने के बाद हस्तांतरित करने वाले थे,
परंतु उसके पहले ही इन लोगों ने सोसाइटी के अध्यक्ष के साथ में मिली भगत करके इनके नाम से किसानों के नाम से चढ़ा हुआ कर्जा और वो जो पैसा है यानी सोसाइटी के अध्यक्ष और अपने बैंक के मैनेजर और कृषि अभियंता, एग्रीकल्चर इंजीनियर, ऐसे कुल 7 लोगों ने मिलके वो पैसे का गबन कर लिया। तो अब आपकी क्या मांग? अब हमारी ये मांग है कि सन 92-93 से इन गरीब किसानों के 7/12 के ऊपर कर्जे की एंट्री होने के कारण इनको ना तो कोई क्रॉप लोन मिलता है, ना ही इनको इनके आज पिछले 25 वर्षों से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं कि ना ही इनको कर्जा मिल रहा है, इनके बच्चों की शिक्षाएं बाधित हो रही हैं, इनके घर में शादी ब्याह के लिए ये समय पे पैसा जुटा नहीं पाते हैं। ये लोग किसी को बड़ी बीमारी हो जाती है तो मजबूर हो जाते हैं ये लोग उसका इलाज समय पे करने के लिए, और ऐसी परिस्थिति में इनको इनके खेत औने दूने भाव में बेचने पड़ रहे हैं, बेचने को मजबूर हो रहे हैं। यानी बेसिकली ये लोग किसान हैं और इन किसानों को भूमिहीन होना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार किसानों की ज़मीनें लेती है, मुआवजा बराबर देती नहीं है, क्योंकि इस बात के लिए भी कई कोर्ट में केसेस पड़ी हुई हैं। किसान रो रहा है और उनको उनकी फसल अच्छी हुई तो उनका रेट कम हो जाता है, उनका खेती को भाव नहीं मिलता। तो ये सरकार की ऐसी कौन सी नीति है? इस नीति के खिलाफ हम यहाँ पर आज आंदोलन में आए हैं और आज हम और ये इन किसानों ने मुंबई तक, ये रामटेक भोजापुर के जो किसान हैं, इन लोगों ने मुंबई तक शासन को लिखा। यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय के मार्फत इन्होंने मुख्य सचिव और संबंधित विभाग के सचिवों को लिखा और लिखने के बाद में मंत्रालय लेवल पे मीटिंगें भी हुई। मीटिंगें होने के बाद प्रस्ताव पारित भी हुए कि इनके 7/12 कोरे करो। इतना ही नहीं तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कलम 88 के अनुसार जांच भी हुई और जांच में ये भी साबित हो गया कि 7 अधिकारियों और पदाधिकारियों ने पैसे का गबन किया है और इनके पास से ये जो पैसा है ये पैसा वसूला जाए और ब्याज के साथ। जो अभी जिलाधिकारी साहब को निवेदन देने जा रहे हैं तो प्रमुख हमारी मांग, हाँ, प्रमुख हमारी जो मांग है वो ये है कि मंत्रालय में 2 बार प्रस्ताव पारित हो चुका है मीटिंगों में कि इनके 7/12 कोरे करो और जो दोषी अधिकारी है उनके तरफ से ये जो पैसे का जो दुरुपयोग हुआ है उसकी वसूली करो और बैच के सकट वसूली करो और इनके ऊपर फौजदारी कार्रवाई करो, क्योंकि यहाँ पब्लिक का मनी इन्वॉल्व हुआ है, यहाँ जनता का पैसा बर्बाद हुआ है और ये योजना में दोषी यही लोग हैं कि जिन्होंने घटिया किस्म के पाइप का वापर किया, मोटर चोरी हो गई, उसका इंश्योरेंस नहीं किया, बड़ी बड़ी मोटरें चोरी हो गई और उसका पैसा आज किसान दे रहे हैं। आपका नाम बताइए। जालना जिला के भोकरदन शहर में 27 नवंबर को नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव के प्रचार प्रसार हेतु सभी पार्टियां सजग हो चुकी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी शहर में रैली के माध्यम से प्रचार प्रसार शुरू किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल थे। जालना जिला के अंतर्गत आने वाले भोकरदन शहर में 27 नवंबर को होने जा रहे नगर परिषद के चुनाव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस ने रैली निकाली। यहाँ तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इनकी प्रतिमा को माल्यार्पण कर की गई। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने आज या शहरामध्ये सर्व वार्डामध्ये प्रभागामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने आम्ही डोर टू डोर मतदारापर्यंत पोहोचण्याचं काम आज आम्ही या शहरामध्ये केलेलं आहे। खरोखर या शहरामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी म्हणून जे राष्ट्रवादीनं उमेदवार दिलेले नगर अध्यक्षापासून तर प्रभागापर्यंत हे जनतेला चालणारे सेक्युलर विचाराचे आणि सर्व समाजाला बरोबर घेऊन चालणारे उमेदवार दिल्यामुळं आज नगर अध्यक्ष ते प्रभाग इथं सर्वच्या सर्व 17चे 17 नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे निवडून यायला आता कुठली अडचण राहिलेली नाहीये। पण तरी सुद्धा या 10-5 दिवसामध्ये काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी काही पद्धतीनं पैशाच्या जोरावर राजकारण करू इच्छित आहे, पण जनतेने सांगितलं आम्हाला
की आम्ही घराघरापर्यंत पोहोचू आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीलाच मतदान करू आणि नगराध्यक्ष आणि प्रभाग 1 पासून तर 8 पर्यंत सर्व नगरसेवक हे चांगल्या मतानं निवडून येतील यात माझ्या मनामध्ये कुठली आता शंका राहिलेली नाहीये। शहर में होने जा रहे नगर परिषद के चुनाव के प्रचार प्रसार हेतु ये रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। चंद्रपुर शहर के महानगर पालिका की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया और 2022 तक सभी के लिए घर की योजना भी साकार होगी। केंद्र में सत्ता स्थापित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय व योजनाएं शुरू की है, जिसके तहत चंद्रपुर नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर मौजूद थे। इस दौरान अहीर ने कहा कि मध्यम वर्ग के लोग जिनके लिए घर लेना एक सपना होता है, वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना सपना साकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक देश में हर परिवार को मकान रहेगा और सरकार इसलिए ही प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यक्रम चलाएगी। और प्रोग्राम का यहाँ पर आज जो चंद्रपुर महानगर पालिका क्षेत्र में आज सर्वेक्षण शुभारंभ हुआ है, जो कि एक माह में हम महानगर पालिका के माध्यम से महापौर, यहाँ के आयुक्त, जिला प्रशासन सब मिलकर इस शहर में जितने भी ऐसे लाभार्थी होंगे उनकी सबका सर्वेक्षण हो जाएगा और उसके बाद में योजना का यहाँ कार्य शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मकान बनाने के लिए, आवास योजना चलाने के लिए जो भी लैंड लगेगी तो लैंड भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी यहाँ लैंड खाली पड़ी है उसका हम उपयोग ले सकते हैं। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यहाँ पर एक इसका सर्कुलर निकल चुका है, GR निकल चुका है। ये योजना चंद्रपुर महानगर के लिए अत्यावश्यक थी और करीब 55 झोपड़पट्टियाँ और 25 जिसकी यहाँ पर अथराइज नहीं है, ऐसी करीब 80 झोपड़पट्टियाँ यहाँ होने की वजह से 15,000 से अधिक परिवार ऐसे घरों में रहते हैं नजूल की जगह में। ऐसे टोटल मिलाकर 20 से 25,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा परिवार को। एक अच्छी योजना का शुभारंभ हुआ है आज और मुझे लगता है कि यहाँ की जनता ने इसका जल्द से जल्द लाभ लेना चाहिए। महानगर पालिका में महापौर और आयुक्त के द्वारा इस पर बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है। जनता को जल्दी समझे ऐसे फॉर्म भरने की सिस्टम में, जो कि अच्छा लिंकिंग किया गया है उसमें वेबसाइट पर, इसलिए हर व्यक्ति ने इसका लाभ लेना चाहिए। ऐसा प्रयास अच्छा चल रहा है और इसी के शुभारंभ पर मैं शुभकामनाएं लेके आया हूँ। पूरे देश में चलेंगी, ग्रामीण में चलेंगी, महानगर में चलेंगी, नगर में चलेगी, नगर परिषद से लेकर नगर पंचायत, हर जगह पर इसका आयोजन किया जाएगा। नागपुर शहर के जाने माने बेस्ट आयुर्वेदिक सर्जन डॉक्टर प्रवीण साहवे ने बीम तंत्रज्ञान पर 12 से 14 नवंबर तक आगरा के रामबाग स्थित श्री कृष्ण हॉस्पिटल में गुदाविकार पर परिसंवाद एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के कई चिकित्सकों ने भाग लिया। नागपुर महाराष्ट्र से आया आज यहाँ पर श्री कृष्ण हॉस्पिटल में डॉक्टर राजेश उपाध्याय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय गुदाविकार पर परिसंवाद एवं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन एवं हैंड ऑन ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें देश से अलग अलग विभागों से, अलग अलग राज्यों से कुछ डॉक्टर्स आए, कुछ ट्रेनिंग डॉक्टर्स किया है। तो आज बीम जो टेक्नोलॉजी है, बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस और मेजरमेंट सिस्टम, बीम डिवाइस, बीम थेरेपी जो हम लोग पाइल्स या गुदाविकार के लिए जो यूज़ करते हैं, उसके विशेष उपचार शिविर का आयोजन आज किया गया था। इसमें बहुत सारे मरीजों ने अपनी सर्जरी ट्रीटमेंट और बीम ट्रीटमेंट जो है वो कराई। बीम थेरेपी ये जो है, बीम ये बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस ऑटो मेजरमेंट जो डिवाइस है, इसमें पाइल्स के जो मस्से होते हैं, बवासीर होते हैं, इसमें कोई चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई चीरफाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। पाइल्स के मस्से को पकड़ के हम लोग उसके बेस में ये मशीन से पकड़ते हैं और ये 3 से 6 सेकंड में घुल जाता है और इससे होने वाला रक्तस्राव वो भी नहीं होता है और पोस्ट ऑपरेटिव जो पेन है, ऑपरेशन के बाद होने वाला जो दर्द है वो भी नहीं होता है। और ये जो बीम थेरेपी है ये काफ़ी सस्ती भी है ट्रीटमेंट पेशेंट्स के लिए और पेशेंट्स
जैसे हमारा सेंटर नागपुर में है, तो हमारे सेंटर में दुनिया भर से पेशेंट्स आते हैं, देश से नहीं तो विदेश से भी पेशेंट्स आते हैं। और इसके साथ साथ ये जो थेरेपी है आगरा में, उत्तर भारत में सबसे पहली बार डॉक्टर राजेश उपाध्याय जी ने, डॉक्टर यादव सर, उनके श्री कृष्ण हॉस्पिटल में आगरा में अवेलेबल है। तो जिन मरीजों को बार बार पाइल्स के ऑपरेशन कर चुके हैं, ऐसे मरीज जिनको बवासीर, नाली घाव है, फीशर है, ऐसे मरीज जिनको मस्से बार बार होते हैं, ऐसे मरीज, इन सब मरीजों को ये ट्रीटमेंट, ये थेरेपी यहाँ पर आके लेना चाहिए। ये ट्रीटमेंट काफ़ी किफ़ायती है, काफ़ी अच्छी और परिणामकारक है। इससे होने वाले कोई दुष्परिणाम नहीं है और साथ साथ कम बजट में, कम पैसे में ये ट्रीटमेंट आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं। हमारा शिविर आज और कल भी है, 14 तारीख कल आखिरी दिन है और ज़्यादा से मात्रा में लोग आके इस शिविर का लाभ ले सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन, पंजीयन करवा सकते हैं। और जो अत्याधुनिक तंत्र ज्ञान जो हमने पहली बार मध्य भारत में हमने स्पेशली इसका ट्रेनिंग जिंगजाओ चाइना से लिया है और उसको लेने के बाद सबसे पहला ट्रेनिंग सेंटर पूरे इंडिया में हमारा नागपुर में अभी बना है। तो हमारा ये प्रयास है कि ज़्यादातर लोगों को ये टेक्नोलॉजी, तंत्र ज्ञान लोगों को पता हो, इस टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों अवगत हो और अपने पाइल्स जैसी बीमारी के बारे में, बीमारी से निजात पा सके। हमारा यकीन आ रहा है कि ओनली स्माइल, नो पाइल्स। धन्यवाद। महाराष्ट्र के कई शहरों में नगरपालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें हर राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता चुनावी राजनीति बनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर मतदाता भी अपने शहर के विकास के लिए बेहतर विकल्प की खोज में जुटे हुए हैं। इस राजनीतिक माहौल का जायजा लेने के लिए हम अलग अलग उम्मीदवारों से मिलकर नगरपालिका चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं। दोस्तों, जय भीम, नव बुद्धा। मैं नीलेश ओमकार, लॉर्ड बुद्धा टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि विदर्भ और महाराष्ट्र में इलेक्शंस का माहौल है, चुनावी माहौल है और हर नगर पालिका में अपने अपने तरफ से लोग अपना प्रचार भी कर रहे हैं। हर वो नेता, हर पार्टी प्रचार में जुटी हुई है और हर गली में, हर मोहल्ले में चुनावी जो प्रचार की जो आवाज़ है वो गूंज रही है। आज हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं और हमारे साथ हिंगन घाट में जो नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं वो बसपा से है, माननीय मोहम्मद रफीक साहब हमसे जुड़े हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं किस तरह से उनका मैनिफेस्टो है और किस तरह से जो नहीं हो पाया आज तक, आज़ादी के बाद से आज तक हम देखते आए हैं, जितनी भी पार्टियां सत्ता में आई हैं, जितने भी चुनाव हुए हैं, वो जो बातें नहीं हुई है वो क्या बातें हैं और वो बातें आज आपके माध्यम से किस तरह से पूरी होंगी। पहले तो मैं आपके मैनिफेस्टो के बारे में जानना चाहता हूँ, किस तरह का मैनिफेस्टो है आपका? जी, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से कि आपने आपके चैनल द्वारा हमारा परिचय दिया और जनता तक हमारी बात को रखने का हमको मौका दिया। इसके लिए लॉर्ड बुद्धा का धन्यवाद। और इसको देखने वाले सभी लोगों को जय भीम, जय मीम। जय भीम और जय मीम की परिकल्पना को लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के वाक्य को चरित्र करते हुए ये जो वृद्ध वाक्य है, इसको लोगों ने एक समाज विशेष से जोड़ के बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का जो बीड़ा उठाया, उसको तोड़ने के लिए यहाँ से पहले उम्मीदवारी मुझे दी गई, उसके लिए बसपा को धन्यवाद। और उसके बाद में दोस्तों, हम जो मैनिफेस्टो लेके यहाँ बढ़ रहे हैं वो ये है कि हिंगनघाट शहर की नगर पालिका, जो कि अंग्रेजों के जमाने से यानी 1838 के करीब स्थापित हुई नगर पालिका है, जिसको 150-200 साल हो चुके हैं। इतना पुराना शहर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, सब है। पूरे विदर्भ में जब मंडी नहीं होती थी तो ये हिंगनघाट शहर कपास की मंडी के लिए जाना जाता था। जानने के अलावा इसकी धूम इंग्लैंड और ब्रिटेन के बाजारों में थी, यहाँ से कपास वहां जाती थी। अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे इस शहर में, इस इलाके में, इस विधानसभा में, विधानसभा भी ये बहुत पुरानी है,
यानी अभी नहीं बनी हो, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। ये विधानसभा भी बहुत पुरानी है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि यहाँ जिन जिन लोगों ने इस शहर का, इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, उसने इसको तो कुछ नहीं दिया, अपितु अपना घर हमेशा भरा है जी। हमारा मैनिफेस्टो ही जो मेन है वो भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका। हमने हमारे मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में हर जगह ये नारा दिया है, बसपा को चुन के लाओ, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका बनाओ। शहर की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि यहाँ बैठे हुए वर्तमान नगराध्यक्ष जो अभी फिर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, एक नगराध्यक्ष को अपदस्थ कर कर उन्होंने करोड़ों रुपए की बंटाधार करके वापस नगराध्यक्ष बने। पूरे जिले में ऐसे कहीं नहीं होता, हमारे यहाँ ही होता है ये सब। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूं कि हमारा जो मेन मुद्दा है स्वास्थ्य, साफ सफाई। आप हमारे शहर में जिस रोड से भी आए होंगे, रोड की हालत आप देख चुके हैं, कितनी प्यारी रोड है हमारे शहर की कि ऐसा लगता है कि आप किसी स्मूथ एयरपोर्ट के रोड पे चल रहे हो, जहाँ एरोप्लेन दौड़े जाते हैं, वैसी रोडें हैं। ये मेरा व्यंग है। हमारे रोड की हालत कितनी खस्ता है आप जानते हैं कि अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन का सुझाव दिया हो तो उसको 2 बार ऑटो या एम्बुलेंस में बैठाल के सिर्फ घुमा लो, मेरा दावा है डिलीवरी नॉर्मल होगी, नॉर्मल। ऑपरेशन करवाने की गरज नहीं, आपको पैसे खर्च करने की गरज नहीं। ऐसी हमारे शहर की सड़कें हैं। रफीक साहब, यहाँ पर जानना चाहता हूँ, आप तो मंजे हुए पत्रकार भी हैं और यहाँ की राजनीति को बहुत पहले से जानते हैं, और सामान्य इंसान में भी नाम आता है कि हर वक्त काम के लिए जाने जाते हैं। आप एक आवाज लगाओ तो आप हाजिर होते हैं। यहाँ पर आज तक की जो राजनीति है, जैसे कि हम हर राजनीति के बारे में बोलते हैं, केंद्र की हो, राज्य की हो, या फिर गांव का पंचायत इलेक्शन हो, एक जो विचारधारा है, विचारधारा तो नहीं कह सकते उसको, कुविचारधारा है जिसको मनुवादी विचारधारा कहते हैं, और उसको उसी विचारधारा को लेकर चलने वाले कई सारे पक्ष है, और बसपा जो है वो उससे बाहर है। उस विचारधारा की, मनुवादी विचारधारा की विरोधी पार्टी यानी बसपा, जिससे आप लड़ रहे हो यहाँ पे और नगराध्यक्ष का पद के लिए लड़ रहे हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी भी इलेक्शन में, किसी भी चुनाव में अगर कोई जनता वोट डालती है और किसी पक्ष को देखकर, किसी इंसान को देखकर अगर वोट डालती है, तो वो उसका एक विश्वास होता है, क्योंकि ये जो राइट है हमारा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी दिया है। तो वो बहुत ही विचार करता है, गहन चिंतन करता है, और फिर वो वोट डालने के लिए जाता है मतदाता। तो वो इस इलेक्शन में, हिगन घाट के इतिहास में ये इलेक्शन हो रहा है अभी, तो इस इलेक्शन में मतदाता जो मत की पेटी तक जाएगा और वो आपको वोट डालेगा, तो उसको, उसका जो विश्वास है वो किस तरह से जीत लेंगे आप, और किस तरह से मतलब वो आपको वोट क्यों डाले, ये मैं सीधा सीधा सवाल आपको करता हूँ। जी बहुत अच्छे, बहुत प्यारा सवाल है आपका। वोट हम इसलिए मांग रहे हैं, जितने भी उम्मीदवार आज नगराध्यक्ष का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, मैं उनकी पर्सनल व्यक्तिगत छवियों पे नहीं जाऊंगा। जितनी आसानी से, सुलभता से, सरलता से मैं उपलब्ध होता हूं शहर की जनता को, आपके चैनल के द्वारा भी आप पब्लिक में जाकर ये इंटरव्यू ले सकते हैं। ये खुला चैलेंज है, इसमें आपको कहीं कोई दो राय नहीं मिलेगी। इसके विपरीत हमारे यहाँ जो सफेद पोशाक में बैठे हुए बगले हैं, जिनकी उम्रें हो गई, अपने से ज्यादा उम्र के लोगों को अपने घर पे बुलाकर चरण स्पर्श करवाने की जो परंपरा डाले हुए है, शहर की जनता भली भांति जानती है उनको। यहाँ जनता से कुछ नहीं छुपा हुआ है, और जनता पूरी तरह से इनसे त्रस्त है, इनके भ्रष्टाचारों से। अभी एक आपने सवाल किया था कि मनुवादी, जो मनुवादी प्रवृत्ति है, देखिए उसके कितने बेहतरीन उदाहरण है। बीजेपी और राष्ट्रवादी की नूरा कुश्ती का उदाहरण देता हूं आपको। नगराध्यक्ष है वर्तमान राष्ट्रवादी के, और हमारे आमदार है बीजेपी के।
दोनों एक नेक की विरोधी पार्टी है। तीसरी है सेना जी। तीनों में कहीं विचारधारा नहीं है, मगर जो नगराध्यक्ष का इलेक्शन हुआ था, मैं थोड़ी देर पहले बोल चुका हूं कि अपदस्थ किया गया, उस वक्त बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, इन सब ने मिलकर उस वक्त उस नगराध्यक्ष को उतारा। अब आप बताइए ये कौन सी प्रवृत्ति है? ये मनुवादियों के बाप है। इनका बस चले तो ये किसी को सत्ता में बैठने ही न दे। ये तो धन्य हो परम पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर का, जिन्होंने वोट का अधिकार हर सर्व सामान्य नागरिक को दिया। धीरूभाई अंबानी का भी वोट उसी कीमत का है और बाहर रिक्शा चलाने वाले सलीम भाई का वोट भी उसी कीमत का है। दोनों के वोटों की कीमत अलग नहीं है। फर्क यह है कि ये लोग हमारे वोटों को खरीदने की बात करते हैं। इतने बिकाऊ वोट नहीं है हमारे। वो दिन लद गए जब चंद दारू की बोतलों में, बिरयानियों में, मटन की दुकानों पर खरीद कर खाना खिला के प्रलोभन देकर हमारे ही समाजों के कुछ सफेद पोश बगलों को लेकर बगल बच्चों के माध्यम से पलटा दिए जाते थे। आज वो दिन गए। जनता बहुत अच्छे से जानती है इस शहर की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति बहुत विचित्र है। सामाजिक परिस्थिति में जितने वोट लेकर हम बैठे हैं, इतने वोट अभी किसी उम्मीदवार के पास नहीं है। और आप ये बखूबी जानते हैं कि आज ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, विधानसभा, लोकसभा, हर जगह इलेक्शन सामाजिक आधार पर ही लड़ा जा रहा है। कहीं की भी परिस्थिति ऐसी नहीं है। उम्मीदवार की क्राइटेरिया तय करने से पहले उसकी भौगोलिक परिस्थिति, उसके बाद में सबसे पहले सामाजिक परिस्थिति, उसके बाद में भौगोलिक परिस्थिति, फिर आर्थिक। पैसे वालों का बोलबाला रहा। सिर्फ यहाँ ऐसा है कि बसपा में गोर गरीब आम आदमी आसानी से आ सकता, लड़ सकता, हर जाति को रिप्रेजेंटेटिव है। आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ में हमारे कार्यालय का दौरा किया। आपके सामने वहां जिस प्रकार के लोग बैठे थे वो अपने आप में विविधता दर्शाने वाले थे। और मैं फिर वही बता दूं आपको कि जो बसपा पर सिंबल लगता है कि सिर्फ दलितों की पार्टी है, ये सरासर गलत है। इसमें सभी धर्म के, सभी जातियों के प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और इतने अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इसका नमूना हम आपको 28 तारीख को दिखा देंगे, चुन के आकर। आपको बता दूं, चुन के आकर दिखाएंगे। तब सभी के मुंह पे ये तमाचा होगा जो आरोप लगाते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दलितों की पार्टी। यहाँ पर एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि बसपा ने ये खासतौर पे समीकरण बनाया है, बहुजन ये शब्द ही बसपा ने दिया है, और बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय, ये शब्द तो बुद्ध के काल से आया है। तो इस शब्द की एक अलग पहचान है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय और बहुजन ये शब्द का अर्थ होता है कि जितने भी इस देश के बहुजन है, जो बहुसंख्यांक है, उनको बहुजन कहा जाता है। लेकिन ये मनुवादियों की चाल है कि वो दलितों की पार्टी या दलितों के लिए ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसका खुलासा आपने किया है पहले। इलेक्शन कोई भी हो, सेंट्रल का हो या फिर विधानसभा का हो या फिर गांव का पंचायत हो, नगर का इलेक्शन हो, वहां पर एक बात हमेशा होती रहती है। आज तक के जितने भी इलेक्शन हमने देखे हैं, मुस्लिम वोट जो है वो खासतौर पे कांग्रेस के पाले में रहते हैं। और पिछली बार तो ये भी नहीं हुआ, पिछली बार सभी मुस्लिम दलित बीजेपी के पाले में चले गए। तो खैर ये हुआ सो हुआ, लेकिन ये इतिहास बताता है कि मुस्लिम और दलित अगर इनकी शक्ति अगर एक हो जाए तो सुनामी आ सकती है और देश में कोई भी परिवर्तन नामुमकिन नहीं है। अगर ये दो कम्युनिटी अगर एक होती है वैचारिक तौर पर, तो क्या आपको ये लगता है जमीनी तौर पर? अभी मैं पूरे भारत में घूमता हूँ, तो यूपी में भी बेंच के प्रदेश में भी मैं गया हूँ, वहाँ की जो सिस्टम है, वहाँ का जो फैक्टर है वो महसूस किया हूँ, और वहाँ पे जमीनी तौर पर ये काम हो रहा है दलित मुस्लिम एकता का। तो क्या आपको लगता है कि हिंगनघाट शहर में भी वो आप कर सकते हैं? और ये हिंगनघाट के इतिहास में इतिहास बदलने वाली बात ये होगी कि बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर लोग चुनकर आएंगे। क्या आप इस बात से विश्वस्त हैं? बिल्कुल, पहली बार हिंगनघाट नगर पालिका में बसपा का झंडा फहरेगा, ये तय है।
नगराध्यक्ष से लेकर नगर सेवक भी चुन के आएंगे। और आपने जो बात कही है, मैं वो बात आपको पहले ही स्टार्ट में आपके चैनल के द्वारा ये जय भीम और जय मीम का नारा दे चुका हूँ। नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ जमीनी तौर पर, जमीनी तौर पे मैं वही आपकी बात को दोहरा रहा हूँ। जमीनी तौर पर इस शहर की जनता ने अभी जो विधानसभा का यहाँ इलेक्शन हुआ है, आपको बता दूं कि बाकी जितनी भी मुख्य पार्टियां हैं सब पीछे थी और बीएसपी का उम्मीदवार ही यहाँ सेकंड पे था। तब भी दलित मुस्लिम साथ में थे, तब कैंडिडेट दलित था, अभी कैंडिडेट मुस्लिम है। तो हमने जो प्रयोग अभी यहाँ किया है या करने जा रहे हैं, हमारा ये कहना है कि ये प्रयोग पूरे विदर्भ के लिए, क्योंकि आप एक चीज और इसमें ऐड करूंगा, आने वाला जो समय है 2019 का, ये तय है कि विदर्भ अलग होगा। आप समझ लो, ये बीजेपी की पॉलिसी है जो अभी तक रोक के रखी है, लेकिन आने वाले समय में विदर्भ अलग होगा। और विदर्भ अलग होने के बाद में ये प्रयोग जो हम यहाँ कर रहे हैं, जिले में पहला प्रयोग है, हिंगनघाट से हमने प्रयोग की शुरुआत की है। और आपको बता दूं कि हिंगनघाट शहर आम्बेडकरी चळवळ में हिस्सा लेने वाला सबसे पुराना शहर है। यहाँ बहुत नामवंत लोग हुए हैं, माननीय काशीराम जी से लेकर रामदास जी आठवले जी से लेकर बहुत बड़े बड़े लोगों ने यहाँ रहकर काम किया है। हम जिस जगह बैठे हैं इसके पीछे ही काशीराम जी आ चुके हैं, जस्ट पीछे ही बाबूराव जी जगबंधु यहाँ रहते, उस दौर के फाउंडर बम सेव के। ये मेरा ही प्रभाग है, जिसे महात्मा फुलेवार, शिवाजी वाड़ा और जैन जगन्नाथ कहा जाता है। मैं इस प्रभाग को ही रिप्रेजेंट करता था। ये वैसे ही विचारों वाला प्रभाग है। तो ये बता दूं आपको कि आने वाला जो समय है वो समय दलित मुस्लिम राजनीति का ही समीकरण को लेकर रहेगा। इस फैक्टर पे कई लोग काम कर रहे हैं, भले ही छोटे छोटे टुकड़ों में हो, लेकिन अभी आज की स्थिति में आप कोई भी पोल उठा के यूपी का देख लीजिए, आपको यूपी का पोल यही बताएगा कि वहां बसपा चुन के आ रही है। और क्यों चुन के आ रही है? उसका एकमात्र कारण है कि मैक्सिमम एसपी से नाराज होकर मुस्लिम बीएसपी के साथ में वहां होता ही है। जिस दोनों के अपने अपने वोट बैंक है, समाजवादी अपने यादव बंधुओं को लेकर बैठी हुई है, बहन जी अपने हरिजनों को लेकर बैठी हुई है। और मुस्लिमों की जो भूमिका रहती है, अगर इस साइड गए तो उसकी सरकार, इस साइड गए तो इसकी सरकार। लेकिन हमारा ये अभी दावा है कि आने वाला समय जो रहेगा इसमें निरंतर सिर्फ अब यही सरकार रहेगी, दूसरी सरकार ही नहीं, क्योंकि सबको आजमा के देख लिए। समाजवादियों ने भी दंगों के अलावा कुछ नहीं दिया यूपी को। जहां बहुमत से सरकारें आती है वहां दंगा हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं। जब तक सरकार खुद न चाहे ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए हमने सबको देखा बार बार, अब परखो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी की सरकार। और हम आपसे वादा करते हैं कि ये शहर मूवमेंट से जुड़ा हुआ शहर है, परिवर्तन से जुड़ा हुआ शहर है। यहाँ क्रांतियों की चिंगारियों ने यहाँ से जन्म लिया है। मराठवाड़ा आंदोलन आपके दिमाग में होगा, शहर की जनता के दिमाग में, उसकी मीटिंग तक यहीं से हुई है। नामांतरण के लिए यहाँ से सैकड़ों लोग गए। इसलिए इस शहर में परिवर्तन होना तय है। बसपा का झंडा फैलेगा, हाथी नगर पालिका में जाएगा। नगर अध्यक्ष पद से लेकर नगर सेवक के जो उम्मीदवार यहाँ प्रभाग में लड़ रहे हैं, आपको बता दूं इस प्रभाग में जहां हम बैठे यहाँ से भी दोनों उम्मीदवार चुन के आएंगे, बाजू के प्रभाग से भी आएंगे, उसके बाजू के प्रभाग से दोनों उम्मीदवार चुन के आएंगे। जहां जहां हमारे उम्मीदवार है सब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और जितने लड़ाए उसमें से 70% लोग चुन के आएंगे, ये भी बता रहा हूँ आपको। एक आखिरी सवाल, मैं केवल दलित और मुस्लिम की बात हम कर रहे हैं, एक तबका छूट रहा है जो बहुत बड़ा है और आप बिल्कुल सही बात है। पार्टी का जो इतिहास है, आपने उस सवाल को पूछा नहीं था और मैंने भी छेड़ा नहीं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, मैंने पहले भी कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसका मायने दलित मुस्लिम नहीं है। जिसकी जैसी हिस्सेदारी उसकी वैसी भागीदारी।
हमारे साथ में जो बहुत छोटे छोटे जो बिरादरी है, हमारे देश का मूलभूत ढांचा ही जातिगत आधार पर है, जहाँ छोटी छोटी विभिन्न जाति बिरादरियों का निर्माण हुआ, कितनी होंगी हम भी काउंट नहीं कर सकते। रजिस्टर तो 26 दिखती, उसके अलावा भी विभिन्न बोलियां, विभिन्न जातियां हर 40-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे हमारे यहाँ बोली और जात बदलते रहती है। एक तरफ में आप यहीं से अमरावती की तरफ चले जाएंगे तो आज के ये जो कुंभी है ये वहाँ मराठा हो जाते हैं, इधर आते हैं तो कुंभी हो जाते हैं, यहाँ आदिवासी है वहाँ बलते हो जाते हैं। तो जातीय समीकरण जो है यही मेन हथियार है आज के तारीख में बहुजन समाज पार्टी का। आपको बता दूं, जितनी भी छोटी छोटी बिरादरी है, चाहे वो फुलमारी हो, चाहे वो परदेसी हो, ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ दलित मुस्लिम ही काम कर रहे हैं, इसमें ब्राह्मण भी है, मारवाड़ी लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये आरोप लगाना सरासर गलत है। शरद चंद्र कौन है? प्योर ब्राह्मण है। फर्क यह है कि वो यूपी को बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ दुबे जी हमारे मित्र है जो हमारे साथ में काम कर रहे, कांधे से कांधा मिला, वो भी ब्राह्मण है। मैं ये सवाल इसलिए किया कि कहीं ना कहीं जो बीएसपी का जो एजेंडा है और जो बीएसपी जिसके लिए तैयार हुई है, जिसके लिए वो इतिहास बदलने की बातें करती है, जिसके दम पर वो नारा ही है बहुजन सुखाए बहुजन हिताय है। बिल्कुल। और बहुजन यानी इस देश का जो दबा कुचला है, जो शोषित है, जो मनु ने शूद्र बनाया था, वो सभी लोग जी नहीं, हम यहाँ के मूल निवासी है। जी वही तो कह रहा हूँ मैं, हम है मूल निवासी, हमारी पैदाइश है, हमारा डीएनए कर लो ना, हमारा डीएनए प्योर निकलेगा। ये लोग है जो बाहर से आए हैं, चंद 4% लोग जो अपने आप को सत्ता में स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के जमाने से उनके तलवे चाट कर सीक्रेट रॉयल सीक्रेट सर्विस नामक संस्था बनाकर आज आरएसएस बना ली। उस दौर की रॉयल सीक्रेट सर्विस आज की आरएसएस है। उस वक्त उनके लिए मुखबिरी का काम करते थे, आज देश में आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा अगर कोई संगठन आतंक फैलाने के लिए काम कर रहा होगा तो यही संगठन है। बदनामी का ठिकाना सिर्फ हम पे है, हम हाँ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चे नहीं होते। बहुत सही बात फरमाई आपने। यहाँ पर मैं समय की कमी के कारण आपको रोकना चाहता हूँ, और ये मैं भी चाहता हूँ, मैं आप भी पत्रकार है, मैं भी एक पत्रकार हूँ, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि परिवर्तन हो, समाज में परिवर्तन की बहुत जरूरत है। और सत्ता बदलती इसलिए है कि जो पुराने लोग हैं वो फिर से ना आए। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो पॉलिसी है वो बहुत ही बेहतरीन है और दुनिया इसका उदाहरण देती है। तो परिवर्तन होना चाहिए, होते रहना चाहिए। और समाज का जो आखिरी तबका है, जो आखिरी छोर है, जिसे हम शोषित कहते हैं, उस तक क्रांति और विकास की धारा बहनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया और ये जो बातें हैं राजनीतिक जो शेयर की हमसे, शुक्रिया। दोस्तों आज हम मोहम्मद रफीक साहब से बात कर रहे थे जो कि नगराध्यक्ष के लिए यहाँ से लड़ रहे हैं बसपा की ओर से। हिंगन घाट ये ऐतिहासिक शहर है और यहाँ का इतिहास, जैसे सर ने बताया कि कई सारे आंदोलनों की शुरुआत यहाँ से हुई है और यहाँ पर जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं सभी नेता और सभी बड़े बड़े लोग यहाँ पर आकर चले गए हैं। तो देखते हैं इस ऐतिहासिक चुनाव में इतिहास किस तरह से बदलता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नए वक्ता नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमोद। आज के जय भीम इंडिया में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भीम।